नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे कोलन पॉलिप्स के बारे में और समझेंगे कि कोलन पॉलिप्स बेसिकली होते क्या हैं, इनके क्या क्या सिम्टम्स यानी कि इनके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और किन वजहों से या कह लें कि किन कारणों की वजह से कोलन पॉलिप जैसी समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। और आखिर में हम समझेंगे इसके डायग्नोसिस के तरीकों के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी। बात करें अगर कोलन पॉलिप्स की, तो बेसिकली जो पॉलिप होता है वो एक तरह का क्लैंप लाइक या फिर एक तरह का पफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली हमारे कोलन पार्ट में हो जाता है। आप सोच रहे होंगे भाई कोलन पार्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टमक में बेसिकली दो तरह की इंटेस्टाइन होती है। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। मैं इसको बना दूं, लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली उपस्थित होती है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर पहले खाना आता है और जब खाना यानी कि फूड मटेरियल हमारा जब आता है तो इसी के अंदर डाइजेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये खाना बेसिकली इस स्मॉल इंटेस्टाइन से खिसकता हुआ आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो जिस जगह में बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन आकर के लार्ज इंटेस्टाइन में मिलती है उसको बोलते हैं सीकम, यानी कि ये जो हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं सीकम। सीकम से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहां से लेकर के ये जो पूरा हिस्सा कंप्लीट हिस्सा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम कोलन। ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है या फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली होती है उसको हम कोलन भी कहते हैं। तो ये जो पॉलिप होता है फिर कोलन पॉलिप बेसिकली होता है वो इसी कोलन वाले हिस्से में एक तरह का पफ लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक तरह का उभार जैसा कह लें या फिर क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली बन जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं कोलन पॉलिप। ठीक है, अगर हम यहां पे समझें, देखिए मान लीजिए ये कोलन की हमारी वॉल है। ठीक है, जो इंटरनल वॉल होती है बेसिकली कोलन की इस तरह की है, तो इसी पे कुछ सेल का डेवलपमेंट हो जाता है और एक पफ जैसा स्ट्रक्चर या फिर कभी कदा कुछ सिचुएशन में ऐसे लटकी सी ऐसे क्लैंप जैसा स्ट्रक्चर बेसिकली बन जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं पॉलिप, या फिर अगर ये पॉलिप कोलन में हमारे हो जाता है इसको बोलते हैं कोलन पॉलिप्स। ये जो कोलन पॉलिप्स होते हैं कुछ केसेस में ये दिक्कत नहीं करते, यानी कि जब ये इनिशियल स्टेज में होते हैं तो ऐसे में इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है या फिर कहने की बहुत कम प्रॉब्लम आती है जिस वजह से हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर यही पॉलिप डेवलप होकर के या फिर बड़े होते हुए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ले लेते हैं या फिर ऐसा कुछ शेप ले लेते हैं जो बेसिकली यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह का शेप अगर ले लेते हैं तो ये काफ़ी हिस्सा कोलन का कवर कर लेते हैं, जिसके वजह से जब ये फूड मटेरियल आगे बढ़ता है तो यहाँ पे टकराने की वजह से या यहाँ पे बेसिकली इसके पॉलिप के मौजूद होने की वजह से बेसिकली ये हमारे कोलन पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिस वजह से हमारे अंदर पेन की समस्या, हमारे अंदर और भी डाइजेस्टिव रिलेटेड समस्याएं हमारे अंदर आ जाती हैं। कुछ केसेस में ये कैंसरस सेल में भी डेवलप हो जाता है, यानी कि कभी कदा ये जो पॉलिप होता है बेसिकली इसका डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है या फिर इसके अंदर सेल ग्रोथ बेसिकली ऐसी हो जाती है कि उस वजह से ये एक तरह के कोलन कैंसर का भी रूप ले लेता है। तो ये तो बात हो गई कोलन पॉलिप के बारे में कि बेसिकली कोलन पॉलिप होते क्या हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि किन वजहों से बेसिकली कोलन पॉलिप जैसी समस्या हमारे शरीर में आती है। बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में तो अभी तक हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि किस वजह से कोलन पॉलिप जैसी समस्या हमारे शरीर में हो जाती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तरह का पफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, पफ लाइक स्ट्रक्चर बनने के लिए या फिर किसी तरह का क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर बनने के लिए कुछ सेल की रिक्वायरमेंट होगी। सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पे बेसिकली कुछ सेल्स का डेवलपमेंट होगा। सेल का डेवलपमेंट सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी तरह का अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो। देखिए, जब भी सेल डिवीजन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा तो किसी तरह की पफ जैसी स्थिति बेसिकली नहीं बनेगी, यानी कि किसी तरह का पफ जैसा आकार नहीं बनेगा। लेकिन जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है, जैसा कि मैंने आपको कैंसर में बताया था, जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन बन होने लगता है तो ऐसे में एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ ढेर सारी सेल का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और वो सेल्स बेसिकली वो बढ़ने लगती हैं, जिस वजह से एक तरह के पफ लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बेसिकली हो जाता है। ऐसा ही अगर डेवलपमेंट हमारे कोलन पार्ट में होता है तो ऐसे में ये कोलन पॉलिप का आकार ले लेता है या फिर इसी के हम कोलन पॉलिप कहते हैं। ये जो कोलन पॉलिप होता है बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप और एक होता है नियोप्लास्टिक पॉलिप। पहले बात कर लेते हैं नॉन नियो
प्लास्टिक पॉलिप के बारे में। देखिए, अगर इसका जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा नहीं होता है या फिर इसके जो अंदर जो सेल ग्रोथ हो रही हैं, बेसिकली जो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो रही हैं, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती, ज़्यादा मात्रा में नहीं होती हैं, तो ऐसे में ये जो पफ जैसा स्ट्रक्चर है, या फिर यहाँ पे हम समझें अगर ये पफ जैसा स्ट्रक्चर है तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता, जिस वजह से हमें ज़्यादा समस्याएं नहीं होती या फिर हमारे स्टमक पार्ट में या फिर हमारे कोलन पार्ट में बेसिकली ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। तो बेसिकली ऐसे पॉलिप को बेसिकली हम कहते हैं नॉन नियो प्लास्टिक पॉलिप। लेकिन जब यही पॉलिप किसी वजह से ज़्यादा बड़ा हो जाता है या फिर इसके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ज़्यादा होने लगता है, तो ऐसे में आपको मैंने बताया था कि जहाँ भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगता है या फिर ज़्यादा अमाउंट में होने लगता है, तो बेसिकली वहाँ पे कैंसरस सेल डेवलप होने लगती है या फिर उस पार्ट में बेसिकली कैंसर डेवलप होने लगता है। तो जैसे ही ये पॉलिप ज़्यादा बढ़ने लगता है या फिर इसका आकार जब ज़्यादा बढ़ने लगता है, या कह लें कि अगर इसके अंदर सेल ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है अनकंट्रोल्ड, तो ऐसे में ये एक तरह के कैंसर में डेवलप हो जाती है, जिसको बोलते हैं कोलन कैंसर। ठीक है, एक तरह के कोलन कैंसर में बेसिकली डेवलप होने लगती है। तो ये जो कंडीशन बनती है, यानी कि कोलन कैंसर में डेवलप होने की जो पॉलिप की कंडीशन बनती है, इसको बोलते हैं नियोप्लास्टिक पॉलिप। तो बेसिकली जो नॉन नियोप्लास्टिक पॉलिप होता है वो किसी तरह के कैंसर में डेवलपमेंट उसका नहीं होता है, लेकिन जो नियोप्लास्टिक पॉलिप है ये आगे चल करके एक तरह के कैंसर में डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं कोलन कैंसर। तो ये तो बात हो गई इसके टाइप के बारे में कि बेसिकली जो पॉलिप होते हैं वो दो तरह के होते हैं। इसके अदर फैक्टर की अगर बात करें या फिर अदर कॉजेज की अगर हम बात करें तो इसमें आता है एजिंग। ठीक है ना, जो बेसिकली 50 प्लस के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, 50 प्लस के जो लोग होते हैं, 50 ईयर्स के प्लस के जो लोग होते हैं, बेसिकली उनके अंदर पॉलिप होने की चांसेस या फिर कोलन पॉलिप होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, होता क्या है कि जब आप 50 प्लस हो जाते हैं या फिर आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे ही आपके जो इंटरनल ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते जाते हैं, और साथ ही साथ आपके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है। उसकी वजह से अगर आपने अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दिया, अपने खाने पर ध्यान नहीं दिया, आप स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं, आप ज़्यादा फैटी मटेरियल खा रहे हैं, तो ऐसे में उनका डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन करने में भी हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, या कह सकते हैं कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अब ज़्यादा मेहनत करने के लिए यहाँ पे जो सेल्स हैं बेसिकली वो कहीं ना कहीं पुरानी हो चुकी है, या फिर हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुका है, जिस वजह से जब इस पर ज़्यादा एफर्ट पड़ेगा तो यहाँ पे एक तरह का डिस्ट्रक्शन बेसिकली आ सकता है, जिस डिस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से भी हमारे स्टमक पार्ट में या फिर हमारा जो कोलन पार्ट है बेसिकली उसके अंदर पॉलिप जैसी सिचुएशन देखी जा सकती है एज ग्रुप के वजह से। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये है स्मोकिंग। ठीक है, अगर आप किसी तरह के स्मोकिंग करते हैं, किसी तरह का अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, यानी कि शराब पीते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके अंदर सेल के डिस्ट्रक्शन या फिर जीन में बेसिकली किसी तरह की चेंजिंग आ सकती है, जिस वजह से अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सेल का डिवीजन हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर जगह बेसिकली अगर मान लीजिए आपके कोलन पार्ट में एक किसी पर्टिकुलर जगह पे आपके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे में एक पफ जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा या फिर क्लैम्प जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं कोलन पॉलिप। तो कोलन पॉलिप की सिचुएशन बेसिकली स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन के वजह से भी बेसिकली बन सकती है। नेक्स्ट कॉज की बात करें तो ये है फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये होगा अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी को कभी अगर कोलन पॉलिप जैसी सिचुएशन या फिर कोलन पॉलिप जैसी कंडीशन अगर किसी को रही है, तो ऐसे में आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कोलन पॉलिप के होने के। तो बेसिकली फैमिली हिस्ट्री भी इसमें बहुत बड़ा एक कॉज बन सकती है। तो ये तो बात हो गई एजिंग की वजह से, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड फैमिली हिस्ट्री की वजह से। कुछ सिंड्रोम की वजह से या फिर कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स भी बेसिकली होते हैं जिनकी वजह से कोलन पॉलिप जैसी सिचुएशन बन जाती है, जैसे कि लिंच सिंड्रोम। ठीक है, लिंच सिंड्रोम बेसिकली एक तरह की क्रिटिकल डिजीज होती है, इसके बारे में हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे डिटेल में। बेसिकली लिंच सिंड्रोम की कंडीशन में भी पॉलिप बनने की या फिर कोलन पॉलिप होने की सिचुएशन बेसिकली आपके अंदर बन सकती है। अगर आपके अंदर किसी तरह का फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, ठीक है,
अगर आपके अंदर बेसिकली फैमिलियल एडिनोमेटिस पॉलीपोसिस जैसी सिचुएशन या फिर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसकी वजह से भी आपका जो ये कोलन पार्ट है बेसिकली वहाँ पे कई सारे पॉलिप का डेवलपमेंट हो सकता है, जिस वजह से भी आपके अंदर कोलन पॉलिप की सिचुएशन बेसिकली बन सकती है। ये जो फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है, ऐसे में आपका जो कोलन पार्ट है या फिर आपके इंटरनल ऑर्गन में कई सारे पॉलिप का बेसिकली डेवलपमेंट, छोटे छोटे पॉलिप का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन कुछ सिचुएशन में यही पॉलिप जब बड़े हो जाते हैं बेसिकली तो एक तरह का कोलन पॉलिप जैसा रूप ले लेते हैं, या फिर ये एक तरह के कैंसरस सेल में या फिर कह सकते हैं कि कोलन कैंसर में भी ये डेवलप हो जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन जाती है। तो बेसिकली फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस की सिचुएशन में भी हमारे अंदर कोलन पॉलिप जैसी कंडीशन बन सकती है। तो ये तो बात हो गई इसके कॉजेज के बारे में कि किन वजहों से या किन कारणों की वजह से बेसिकली कोलन पॉलिप जैसी सिचुएशन हमारे शरीर में बन जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि अगर हमारे अंदर कोलन पॉलिप जैसी सिचुएशन बन जाती है तो ऐसे में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। देखिए, अगर सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ सकती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन बन सकती है। आपका जो स्टमक पार्ट है या फिर जो आपका एब्डोमिनल कैविटी है बेसिकली वहां पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। रीजन ये है कि यहाँ पे आपके अंदर पॉलिप का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर ये पॉलिप बेसिकली देखिए, जब पॉलिप का साइज छोटा होता है, नॉर्मल होता है, तो ऐसे में आपके अंदर किसी तरह के सिम्टम नहीं आते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब पॉलिप छोटा होता है तो ऐसे में यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि यहाँ से जब फूड मटेरियल खिसकता है तो आगे इस पॉलिप से टकराता तो है लेकिन ज़्यादा फीलिंग नहीं आती, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं पैदा होता या फिर किसी तरह की रुकावट नहीं होती, जिस वजह से आपके पॉलिप होने से भी आपको किसी तरह का पेन नहीं होता है। लेकिन अगर ये पॉलिप ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, एक बड़े से क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है या फिर एक बड़ी आकृति में डेवलप हो जाता है, या कह लें कि अगर मान लीजिए ये नॉन प्लास्टिक पॉलिप में डेवलप हो जाता है जो कि एक तरह का कैंसरस सेल होती है या फिर कैंसरस पॉलिप होता है, तो ऐसे में आपके जो एब्डोमिनल कैविटी है या फिर जो आपका कोलन पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। साथ ही साथ आपका जो स्टूल है बेसिकली उसके अंदर ब्लीडिंग होने की सिचुएशन बन सकती है, ठीक है, आपके अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है स्टूल के दौरान। आपका जो स्टूल का कलर है वो कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है। आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन भी ऐसी कंडीशन में यानी कि कोलन पॉलिप की सिचुएशन में आपके अंदर बन सकती है। तो ऐसे बेसिकली कुछ सिम्टम्स आपके अंदर कोलन पॉलिप के दौरान दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के तरीकों के बारे में कि बेसिकली डायग्नोसिस का किस तरह से किया जा सकता है। बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में, तो डायग्नोसिस में पहला जो डायग्नोसिस का मेथड आता है वो आता है कोलोनोस्कोपी, ठीक है। कोलोनोस्कोपी में होता क्या है कि यहाँ से एक तरह का कैमरा या फिर एक तरह की पाइप में लगा हुआ कैमरा बेसिकली अंदर इंसर्ट किया जाता है और आपके कोलन पार्ट को बेसिकली चेक किया जाता है या फिर कोलोनोस्कोपी के माध्यम से अंदर देखने का प्रयास किया जाता है कि आपके अंदर किसी तरह के पॉलिप जैसी या फिर पफ लाइक स्ट्रक्चर है या फिर नहीं है। सेकेंड की अगर बात करें तो ये है वर्चुअल कोलोनोस्कोपी, वर्चुअल कोलोनोस्कोपी, ठीक है। वर्चुअल कोलोनोस्कोपी में होता क्या है, ये एक तरह का सीटी स्कैन होता है बेसिकली। सीटी स्कैन बेसिकली एक तरह का स्कैनिंग होती है जिसके माध्यम से आपका जो इंटरनल पार्ट है या फिर आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है बेसिकली उसकी स्कैनिंग होती है। उसमें देखने का प्रयास किया जाता है कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर कह लें कि कोलन पार्ट में किसी तरह की पॉलिप जैसी या फिर किसी तरह के पफ जैसा स्ट्रक्चर मौजूद है या फिर नहीं है। तो बेसिकली वर्चुअल कोलोनोस्कोपी के माध्यम से भी इसका डायग्नोसिस बेसिकली किया जाता है। थर्ड की अगर बात करें तो आता है स्टूल बेस्ड टेस्ट आता है, ठीक है, स्टूल बेस्ड, ठीक है। तो ये स्टूल बेस्ड टेस्ट भी किया जाता है। बेसिकली आपका स्टूल का टेस्ट किया जाता है, यानी कि आपकी जो पॉटी होती है बेसिकली उसका टेस्ट किया जाता है लैब में और ये जानने का प्रयास किया जाता है कि आपके अंदर किसी तरह की कैंसर सेल मौजूद है या फिर नहीं है, या फिर आपका जो स्टूल है बेसिकली उसमें जो ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग, मैंने आपको बताया था कि ब्लीडिंग आती है, ब्लीडिंग के दौरान आपको जो ब्लीडिंग आ रही बेसिकली स्टूल में वो किस तरह की या फिर उसमें क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, या फिर आपका जो ये पॉलिप है वो कैंसर में डेवलप हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसके बारे में भी जानने का प्रयास किया जाता है इस स्टूल बेस्ड टेस्ट के माध्यम से। तो बेसिकली ये कुछ डायग्नोसिस के तरीके हैं जो कोलन पॉलिप के दौरान किए जाते हैं।
में। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि बेसिकली क्या क्या ट्रीटमेंट इसके दौरान किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो पहला जो मेथड आता है ट्रीटमेंट का वो आता है रिमूवल विद फोर्सेप्स। रिमूवल विद फोर्सेप्स का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका जो पॉलिप है, बेसिकली जो कोलन पॉलिप है, अगर इसका स्ट्रक्चर छोटा है और इसका अगर ट्रीटमेंट करना है तो ऐसे में इसके अंदर एक तरह की लिक्विडी सब्सटेंस को भर दिया जाता है जिससे इसकी साइज बड़ी हो जाती है। अब जब इसकी साइज बड़ी हो जाएगी तो ऐसे में इसको पहचानना यानी कि इसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। तो ऐसे में बेसिकली इसका सर्जरी या फिर इसको कट करके बेसिकली इसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं रिमूवल विद फोर्सेप्स। नेक्स्ट मेथड की अगर बात करें या फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो ये है मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का मतलब होता है एक माइनर सा कट यानी कि बहुत छोटा सा कट लगा करके इसकी सर्जरी करना। देखिए बहुत सारे केसेस में होता क्या है कि बड़ा सा कट लगाते हैं और आराम से इसका सर्जरी के माध्यम से या फिर इसको कट करके बाहर निकालते हैं, लेकिन मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में होता क्या है कि बहुत छोटा सा कट करके एक तरह का लेप्रोस्कोप, ठीक है, आप जानते होंगे लेप्रोस्कोप के मेथड से आजकल सर्जरीज हो रही हैं, तो लेप्रोस्कोप के मेथड से या फिर लेप्रोस्कोप के इंस्ट्रूमेंट से बेसिकली इसकी सर्जरी करके इसको रिमूव कर दिया जाता है। थर्ड की अगर बात करें तो यह है कोलन एंड रेक्टम रिमूवल। कोलन एंड रेक्टम रिमूवल क्या होता है? देखिए अगर ये जो पॉलिप की सिचुएशन है ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है या फिर हमारे कोलन में ज़्यादा दूर तक फैल जाती है, या कह लें कि अगर ये किसी तरह के कैंसर में डेवलप हो जाती है, तो ऐसे में होता क्या है कि ये जो कैंसरस पॉलिप है बेसिकली इसका डेवलपमेंट हमारे रेक्टम पार्ट में, रेक्टम पार्ट बेसिकली मल को स्टोर करने या फिर स्टूल को स्टोर करने का काम करता है। उसको बोलते हैं एक तरह की पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा 20 से 25 सेंटीमीटर का, जिसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम पार्ट में ही स्टूल स्टोर होता है। तो कभी कदार ये पॉलिप इसके अंदर भी बेसिकली आ जाते हैं, तो जिस वजह से अगर ये क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है या फिर रेक्टम कैंसर या फिर कोलन कैंसर जैसी सिचुएशन अगर बन जाती है, तो ऐसे में इसको कट करके पूरे ही पार्ट को बेसिकली कट करके इसको रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि इसकी सर्जरी के माध्यम से ये पूरे ही पार्ट को कट करके बाहर निकाल दिया जाता है ताकि आपकी जान जो है बचाई जा सके। तो बेसिकली कोलन एंड रेक्टम रिमूवल के माध्यम से भी इसका ट्रीटमेंट बेसिकली किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई कोलन पॉलिप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि कोलन पॉलिप के बारे में लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।